देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पिछले 40 दिनों से ये देश एक जंग लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का ग्राफ अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। अब बीते दिन से खबर देखिए, शराब की दुकानों में लगी लंबी कतारें खत्म नहीं हो रही हैं। भारी भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। सरेआम कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी हो रही है। हालात बेकाबू हो रहे हैं, कहीं ओले बरस रहे हैं, कहीं लाठियां पड़ रही हैं। लेकिन सवाल शराब से होने वाली कमाई का है। ऐसे में राज्य सरकारें भी कोई कड़े कदम उठाने से बचती नजर आ रही। कहीं डंडे पड़े, कहीं ओले, कहीं मधुमक्खियों ने हमला किया, कहीं सिर्फ महिलाओं की लग गई लाइन। शराब तेरी लीला अपरंपार। शराब इतनी जरूरी कि भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी। कोरोना हो तो हो देख लेंगे, हाथ में शराब की बोतल जरूर हो। ये लंबी लंबी कतारें गवाही दे रही हैं कि महामारी के खौफ पर भारी है शराब की लत। शहर हर शहर बस खरीदने वाले दर बदर। क्या दिल्ली, क्या गुंटूर, क्या मुंबई, क्या पुणे, बस निकल पड़े क्योंकि पुकार रही है मधुशाला। इसे कहते हैं जानबूझकर सबकी जान को जोखिम में डालना। ये 40 दिन के लॉकडाउन की पूरी कमाई का मजाक है। कहा तो लॉकडाउन 2 तक महामारी का खौफ ऐसा था कि सब घर में बंद थे, लेकिन लॉकडाउन 3 जैसे शराब की ऐसी सुगंध लेकर आया कि महामारी के संकट काल में हजारों निकल पड़े शराब खरीदने। कुछ सवाल बड़े हैं। क्या अब सरकारी खजाने का राजस्व सिर्फ शराब भरोसे है? और अगर उस कमाई में महामारी से मौत का खतरा हो तो सरकारें आंखें बंद कर लेंगी? देखिए आज लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन का हाल। 70% तक शराब की कीमत बढ़ा दी गई, लेकिन असर कुछ नहीं। इस वक्त हम चेंबूर में हैं, मुंबई का उपनगरीय इलाका, और अब देख सकते हैं शराब की दुकान पर यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है। तक सुबह से ही लोग यहाँ पर आए हुए, और भीड़ का अगर आपको अंदाजा दिखाना चाहे तो दुकान के आप एक तरफ देखिए, इस तरह की लाइन लगी है, और ये सीधे लाइन अगर जाती है तो यहाँ से तकरीबन आगे 400 से 500 मीटर तक ये लाइन जाती है, और सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे ये आपको हैरान कर देंगी। ये लोग पिछले कई घंटों से शराब के ठेके के बाद इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि इनको शराब मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस इलाके में उड़ती हुई नजर आ रही है। एक के ऊपर एक आदमी जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम हैं इस वक्त दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के खाइबर पास पर, जहां पे 9 बजे से ये ठेका खुलेगा, लेकिन सुबह 5:30 पौने 6 बजे से लाइन यहाँ लगनी चालू हो गई है। और कल यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी कि सिविल लाइंस के एसएचओ ने आधे घंटे के अंदर अंदर ये ठेका बंद करवा दिया था। और आज भी आप ये देख सकते हैं, इस वक्त 8:15 बजे है, लेकिन लाइन इतनी लंबी है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब ये अर्थव्यवस्था की डोर क्या महामारी के खतरे से होकर ही निकलेगी? सुनिए इस महाशय को। फूल बरसा रहे हैं शराब खरीदने वालों पर, उन्हें इकोनॉमी वॉरियर्स बता रहे हैं। इस बेहिसाब पागलपन का आलम देखिए। पुणे में 5 शराबी इंतजार में थे कि शराब की दुकान खुलेगी। ऐसा नहीं होने पर गुस्से में मधुमक्खी के छत्ते पर गुस्सा निकाल दिया। मधुमक्खियों ने ऐसा हमला किया कि एक की जान चली गई। वाराणसी में तो बोतलें लाइन में खड़ी थी। इस पर कब फैसला लेगा देश? कहीं बहुत देर ना हो जाए। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से सोचने की बात कही थी। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? आज एक बार फिर कई आवाजें उठी हैं इसके खिलाफ। On corona existing and lockdown is continuing, when lockdown is continuing, how the liquor shops are allowed to sell it?
लॉकडाउन 3 में जब शराब की दुकानों को इजाजत दी गई थी तो इसकी बड़ी वजह बताई गई थी राज्यों को राजस्व का नुकसान। कई राज्यों ने केंद्र से सिफारिश की थी कि शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिले ताकि महामारी में खर्च के लिए कुछ तो कमाई हो। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है, और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो। राजस्व या जिंदगी, क्या शराब के लिए ये मारामारी अब इस मोड़ पर आ गई है? यही तमाशा बीते दिन भी हुआ था जब लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब की दुकानें खुली। ये पीनी है हम का पीनी है का ऐसा फितूर है कि महामारी में कैसे रहना है दूर, सब खौफ सारी जिम्मेदारी हवा हो चुकी है। कहा तो अब तक सब घरों में बैठ इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कर रहे थे, अब फिक्र है तो बस बोतल की। सवाल सीधा है और वो ये कि पीने वालों की ये जमात अगर कोरोना फैलाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? लॉकडाउन में नियमों का पालन कर घर में बैठा आम नागरिक ये सवाल पूछे तो जवाब कौन देगा? और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेता जुड़ रहे हैं। राघव चड्ढा जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, एमएलए भी हैं आम आदमी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजेश एम पारेख डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरोपसी साइकेट्रिस्ट के हमारे साथ जसलोक हॉस्पिटल के जुड़ेंगे। विनोद गिरी जी डायरेक्टर जनरल है CIABC के, कन्फेडरेशन है इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज का, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब खास मेहमान फॉरवर DGP उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आपके पास आते हुए, सरकार ने ये रास्ता क्या खोला? देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, तो फिर देश का वो नागरिक जो तमाम कानूनों का पालन कर रहा है वो आपसे ये पूछेगा कि साहब ये आपने कौन सा दरवाजा खोल दिया है? आखिर उसकी जो तपस्या थी 40 दिनों की वो बेकार जा रही है शराब की दुकानों की वजह से। क्या देखे वो, क्या समझे, कौन जिम्मेदार है? अंजना जी, सबसे पहले आपको और सभी आज तक के दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए लॉकडाउन के समय जो भी नियम बनाए जा रहे हैं उन सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। केवल यहाँ नहीं, जब हमने लॉकडाउन की घोषणा किया है हमने देखा है सड़कों पर कैसे घूम रहे थे पहले 2 दिन। कोलकाता में देखा, हैदराबाद में देखा, मुंबई में देखा, दिल्ली में देखा, वो सारे तस्वीर देखे। पर उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो पूरे सारा जो नियमों का पालन होने लगा। कल जो चित्र हमने देखा है बहुत ही चिंताजनक है, आज भी वो चिंताजनक है। यदि उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बंद करना ही पड़ेगा जो भी, क्योंकि राज्य सरकारों के दबाव के कारण, क्योंकि उनके पास वास्तव स्थिति है, वो उनके पास रिसोर्सेस ना होने के कारण, तो उन्होंने कई राज्य सरकारों ने, उनके पास जिन राज्य सरकार को खोलने की मंशा नहीं है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। ये किसी पर, केंद्र सरकार ने किसी पर थोपा नहीं, पर लेकिन एक नियम के अनुसार यदि उसका सेल कर सकते हैं तो करें, नहीं तो उनको बंद करें। हमारे लिए सेहत और स्वास्थ्य, कोरोना से बचना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, बट लेकिन यदि उसको कॉम्प्रोमाइज करके किसी भी हालत में कुछ भी बिक्री नहीं हो सकती। ठीक है, आशुतोष जी भी शायद हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष जी आपका भी स्वागत है। लेकिन राघव चड्ढा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है और राघव चड्ढा जी को मेरे साथ दिखाइए और जरा सुनाइए कि बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, फिर मैं सवाल पूछूंगी राघव चड्ढा से। दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के, सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के, ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे 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 धीरे
हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, जी अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। तो राघव चड्ढा जी, बीते दिन से आज तक कितनी दुकानें सील की गई? मुख्यमंत्री ने जो कहा था, समझाया था, क्योंकि आज भी हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। पहाड़गंज से लेकर मयूर विहार, जहां पर लाठीचार्ज की नौबत आई, तस्वीरें सामने हैं, लेकिन जनता उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। क्या आपके पास कोई डेटा है कि आपने क्या एक्शन लिया, कौन सी दुकानें, कौन सा एरिया सील कराया? देखिए, केवल पड़पड़गंज से या मयूर विहार तक, करोल बाग से लेकर चांदनी चौक तक ही नहीं, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, वाराणसी से लेकर लखनऊ तक, हर जगह जहां पर शराब के ठेके खोले गए, तमाम राज्य सरकारों द्वारा जो निर्णय लिया गया, वहां पे कुछ इस प्रकार के दृश्य देखे गए। लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान या अंतहीन नहीं है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद दुकानें खुलेंगी और केंद्र सरकार ने बड़े विचार विमर्श करने के बाद, अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बाद, पूरी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद गाइडलाइंस जारी करी, जिन गाइडलाइंस में कहा कि तमाम राज्य सरकारों को कि आप वाइन शॉप्स, लिकर वैंड्स और ये शराब के ठेके खोल सकते हैं। तमाम राज्य सरकारों ने खोला, हमने भी खोला, लेकिन कल जब इतनी भीड़ उमड़ी, उसके बाद हमें कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े। हमने पूर्वी दिल्ली के अंदर कई दुकानें पड़ती हैं जिन पे ताला लगा दिया, बंद कर दिया है उनको। साथ ही साथ जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, वहां के लोकल पुलिस को तलब भी किया गया है, कहा भी गया है, ये बात सत्य है कि पुलिस पर पूरा अधिकार हमारा नहीं है, अधिकार है ही नहीं, लेकिन सब मिलकर काम कर रहे हैं और हमने प्रयास किया कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन हो। इसी के साथ साथ, जैसा कि आप जानती हैं, शराब की बिक्री पर टैक्स भी लगाया गया। एक तीर से दो निशाने करने का प्रयास किया गया कि भीड़ भी कम हो और सरकारी खजाने में आमदनी भी ज्यादा आए, ताकि जो सरकार का जो एक रिजर्व्स खत्म होता जा रहा है, आज डॉक्टरों की सैलरी देनी हो, नर्स की सैलरी देनी हो, पीपी किट खरीदनी हो, उसके लिए भी राजस्व इकट्ठा हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात है, 2 गज की दूरी का एक मंत्र जो केंद्र सरकार ने दिया है, ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, सरकारों को भी, जनता को भी और सरकार की हर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी। जहां जहां इस कानून का पालन नहीं होगा अंजना जी, वहां हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम उन दुकानों पर ताला लगाने का भी पूरा प्रबंध कर चुके हैं, क्योंकि लोगों की जानें ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जब तक वैक्सीन नहीं आता है वो अनिवार्य है। मैं एक आखिरी में ये चीज कहना चाहूंगा, केवल इसे शराब की दुकान के नजरिए से ना देखें। किताब बेचने की दुकान भी दिल्ली में खुली है, कपड़ा बेचने की दुकान भी खुली है, किराने की दुकान भी खुली है, राशन की दुकान भी खुली है। कहीं पर भी अगर इस प्रकार के सीन्स देखे जाते हैं, इस प्रकार से भीड़ भड़का जमावड़ा होता है, तो पुलिस भी हरकत में आएगी। पुलिस की प्रिंसिपल जिम्मेदारी है और साथ ही साथ यदि संभाला नहीं जाएगा तो दुकान पर ताला लगाने का काम भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में करेगी। हम दिल्ली वालों ने मिलकर लॉकडाउन को बहुत मजबूती से पालन किया है। हमने ऑड इवन का पालन किया, हमने डेंगू से लड़ाई लड़ी और इस बार बीते 42 दिनों के लॉकडाउन का भी बेहतरीन प्रदर्शन दिल्ली वालों ने करके दिखाया है। इस तपस्या को भंग नहीं होने देंगे, इसके फल को विफल नहीं होने देंगे। ठीक है विक्रम सिंह जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपने सुना, मैंने केंद्र सरकार के भी नुमाइंदे से पूछा, दिल्ली सरकार से भी, ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे हम आश्वस्त हो कि कल सुबह फिर यही तस्वीरें नहीं आएंगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पुलिस वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स करने में नाकाम हो रही है तो सारी जिम्मेदारी पुलिस की है? क्या उन्हें समझना नहीं चाहिए कि दुकानें धीरे, आप हमेशा के लिए तो लॉकडाउन नहीं रख सकते ना, बंद नहीं रख सकते। आखिरकार जब दुकानें खुलेंगी तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स करना होगा। मुझे आप बस ये बता दीजिए, और जो नागरिक घर में बैठकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कि वो किसकी गर्दन पकड़े, केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की, पुलिस की, किसकी गलती है? अंजना जी, ये बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के दुकानें खोली गई हैं। मेरे बस 3 छोटे छोटे परामर्श हैं। आप टोकन सिस्टम लागू कर दीजिए कि 10 से 11 के बीच में ये, 11 से 12 के बीच में ये, 1 घंटे में 30 उपभोक्ताओं को टोकन दे दीजिए। लाइन लगाने की जिम्मेदारी जो शराब का ठेकेदार है उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी करे, क्योंकि पुलिस के पास वैसे भी लॉकडाउन और तमाम जिम्मेदारियां क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर और इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी आदि की है। ये उचित होगा कि शराब का ठेकेदार प्राइवेट सिक्योरिटी की ही लाइन लगवाए। लेकिन एक तरफ जहां राजस्व की अनिवार्यता है, बिना राजस्व के सरकार नहीं चल सकती है, लेकिन जहां राजस्व की लक्ष्मण रेखा समाप्त होती है वहां स्वास्थ्य की अनिवार्यता शुरू होती है। दोनों के बीच में जो पारस्परिक समन्वय है, जो डेलिकेट बैलेंस है, उसको जरा देख लें, कहीं ऐसा ना हो 4 पैसे बचाने में 400 रुपए खर्च हो जाए, ये भी देख लीजिएगा। तीसरी चीज, जो शराब खरीदने की बेकरारी है, मेरा यही परामर्श होगा कि जो शराब खरीदने जा रहा है उसके अंगूठे पे वैसे ही काला निशान, जैसे कि जब हम वोट डालते हैं तब लगा दिया जाए। अगर शराब खरीदने का सामर्थ्य आपको है तो आपको किसी सरकारी अनुदान
दाल चावल, कंट्रोल का राशन आदि के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। और पुलिस की वैसे भी तमाम जिम्मेदारियां हैं, ये समस्या निकट भविष्य में खत्म नहीं होने वाली है। शराब के ठेकेदार भली भांति प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी लगा सकते हैं, जो कि लाइन लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी एक विनोद गिरी नौकरी जी को का दिखाइए। अवसर मिल जाएगा। हाँ, विनोद गिरी जी, आप सुन रहे हैं विक्रम सिंह साहब को? पुलिस इस वक्त अलग अलग जगहों पर काम कर रही है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या ये जिम्मेदारी इन दुकानदारों की भी नहीं है कि वो थोड़ा सा प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करें, कुछ कोशिश करें कि कम से कम गोले बनाएं? हमने किराने की दुकानों में, एसेंशियल्स की दुकानों के बाहर देखा है, लोग सफेद गोल लगा रहे हैं। यहाँ पर क्यों ऐसी लापरवाही हो रही है? पहली बात तो देखिए, जो हुआ है वो तो होना नहीं चाहिए था। कोई भी प्रोडक्ट हो, इस तरह का जो रश हुआ है होना नहीं चाहिए था। हमारा ये मानना है कि देखिए, लिकर की बात नहीं है, ये किसी भी प्रोडक्ट में, पॉपुलर प्रोडक्ट में 40 साल के बाद, 40 दिनों के बाद अगर प्रोडक्ट आ रहा है और उसमें फिर इतनी कम दुकानें हैं। एक फैक्ट जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि दिल्ली में करीब 800 दुकानें हैं, उसमें से कल को सिर्फ 150-160 दुकानों के लगभग खुली थी और 30% आपके जो ऑन ट्रेड वाले अकाउंट हो वैसे भी बंद है बास रेस्टोरेंट। सो इतनी कम दुकानों में इतना रश हुआ और हमारा ये ख्याल है थोड़ा मैनेज हो सकता था। हमने अपनी तरफ से भी सजेशन किया है, जैसे कुछ अभी तो 2-4 चीजें हैं इसमें। एक है जो बहुत शॉर्ट टर्म में छोटी चीजें हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे, विक्रम सिंह जी भी बात कर रहे थे शायद टोकन दिए जाने चाहिए। अब हमने काफ़ी जगह देखा है, गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने भी आज किया, पंजाब कर रही है, वेस्ट बंगाल ने पहले ऑर्डर पास किया था कि एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम बिल्ड करने के लिए। यूएस वगैरह में हमने अभी देखा है 16-17% अभी जंप हुआ है, अब वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, वायरस हमारे साथ रहने जा रहा है, अबे हमें आगे जो बिजनेस जैसे करना है वो चेंज करना होगा, तो हमें ह्यूमन इंटरेक्शन तो कम से कम करना होगा। हमने बार बार गवर्नमेंट को लिखा है, दिल्ली सरकार को भी हमने लिखा है कि आप ये ऑनलाइन सिस्टम इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, एक फॉर्मल सिस्टम हो जाए होम डिलीवरी, एक फॉर्मल सिस्टम हो जाए होम डिलीवरी का, जिसमें हम प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। एक अभी मॉडल छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया, उन्होंने एक साइट भी बना दी है। तो दिल्ली में तो हमारी जो बार कोडिंग होती है, प्रोडक्ट ट्रेसिंग इतनी बढ़िया है दिल्ली में कि यहाँ तो हम बेस्ट इक्विप्ड है करने के लिए। तो देखिए, तरीके बहुत करते। राघव जी, ऐसी पहल क्यों नहीं करती आपकी सरकार? उसके बाद मैं डॉक्टर पारेख आपके पास आ रही हूँ। ऐसी पहल क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों एक दिन हम क्यों वेट कर रहे हैं? हमने जब इतना सख्त लॉकडाउन जैसा कदम उठाने में देरी नहीं की, हम ऐसी लापरवाही हर दिन बैठकर 6 बजे 5 बजे बहस करते रहे। नहीं, देखिए, 2-3 सुझाव बड़े महत्वपूर्ण आपके चैनल के माध्यम से मुझे मिले हैं अभी। जहां तक ऑनलाइन डिलीवरी का सवाल है, वो एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार चर्चा कर रही है। मैं आपको बड़ी पुख्ता खबर दे सकता हूं कि सरकार गहन चिंतन कर रही है और इसकी योजना भी बना रही है कि किस प्रकार से ऑनलाइन डिलीवरी इसकी शुरू की जाए, ताकि ये जमावड़ा और जो भीड़ है ये लगना बंद, और उचित समय पे इसकी घोषणा भी की जाएगी। अभी जहां तक मेरी जानकारी है, देश में कोई भी ऐसा शहर या राज्य नहीं है जहां ऑनलाइन डिलीवरी होती है। एक मात्र बंबई एक ऐसा शहर है, बंबई के कुछ कोनों में, जहां फोन के माध्यम से अगर आप अपना ऑर्डर दें तो आपको घर पे मुहैया कराई जाती है, और कहीं भी देश में लागू नहीं होती है। उसमें एक्साइज एक्ट के तमाम प्रावधानों का संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, वो अवश्य लाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। जहां तक प्राइवेट सिक्योरिटी की बात है, देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सिक्योरिटी लगाने का कोई हल है। देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी वो काम नहीं कर सकती, और उसके पास वो शक्तियां, वो संसाधन, वो अथॉरिटी नहीं है जो राज्य की पुलिस के पास होती है। राज्य की पुलिस के पास जो अथॉरिटी होती है, वो एक साधारण प्राइवेट सिक्योरिटी वाले के पास कहां होगी। और हमने देखा ये बात, कल भी देखा, आज भी देखा कि वो गोले जो आप बता रहे हैं कि सफेद रंग के गोले दुकानों के बाहर, शराब के ठेकों के बाहर भी बनाए गए, लेकिन फिर भी 1.5-2 किलोमीटर दूर लंबी लाइन लग गई। हमने टोकन सिस्टम भी आज बहुत जगह शुरू किया, किसी साथी ने शायद टोकन सिस्टम का सुझाव दिया, कई जगह शुरू हुआ है। तो ये नई चीजें हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से भीड़ ना हो। 40 दिन बाद दुकानें खुली हैं, तो लोग इतनी भारी तादाद में उमड़ कर आए हैं। ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है। हमारा भी ये प्रयास है कि जिन जिन दुकानों पर इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, उन दुकानों पर ताला लगाया जाए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा। जीवीएल साहब, जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर मैं डॉक्टर पारेख के पास एक्चुअली जाना चाह रही हूँ। नहीं अंजना जी, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। हम इस पर जो भी निर्णय राज्य सरकारों को करना है, लेकिन सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं, आप घर पर दूध की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, हम एसेंशियल्स घर पर डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स में भी लोग बाहर जाकर कुछ छूट दे करके बाहर जाकर सामान ला रहे हैं,
और लेकिन हम दारू घर पर भेजने के प्रबंधन की यदि सोचेंगे, उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। लोग कहेंगे कि आप दूध नहीं पहुंचा सकते हैं, दारू क्यों पहुंचा रहे हैं और लोगों को क्यों उकसा रहे हैं। इसलिए सॉल्यूशंस इतने आसान नहीं है, बट लेकिन जो शौक रखने वाले लोगों को समझना पड़ेगा, यदि नियम को तोड़ेंगे तो बिल्कुल पूरा बंद करना पड़ेगा, और जो शौक उनको है वो पूरा और 15 दिन या 1 महीने तक उनको बंद करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं ये सारे जो प्रश्न हैं राज्य सरकारों को समाधान ढूंढना है, बट लेकिन हर एक निर्णय के बारे में हमें सोच समझकर फैसला लेना है। ठीक है, डॉक्टर पारेख और आशुतोष जी को दिखाइए। डॉक्टर पारेख, केंद्र सरकार का वर्जन आपने सुना, पुलिस का वर्जन, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस के एसोसिएशन है उनका आपने सुना। एक डॉक्टर क्या कहेगा? 40 दिन से हम लोग लगातार शोज कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान का ग्राफ, इंडिया का ग्राफ दिखाइए। हम दिखा रहे हैं कि इंडिया और जो बाकी मुल्क है उनका जब ग्राफ दिखता है तो हिंदुस्तान का कोरोना ग्राफ अभी भी नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। तमाम मुल्कों के कंपैरिजन में डॉक्टर पारेख एक बार फिर से मैंने ग्राफ रख दिया है। फ्रांस की जो स्थिति थी हम वहां पर पहुंचे हुए हैं, हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं अभी भी। ऐसे में ये दुकानों का खुलना, ये भीड़ जुटना, अगर ये कोरोना कैरियर्स बने तो कौन जिम्मेदार होगा? डॉक्टर पारेख। हाँ अंजना जी, मैं आपको एक डॉक्टर के तरीके से ये कहना चाहता हूं कि मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों मच रहा है शराब के बारे में। शराब और दूध में बहुत फर्क है, और इतने लोग चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि शराब के प्रॉब्लम की वजह से। आप भी मुझे आज बहुत परेशान लग रही है, अब इतनी परेशान हो गई है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, और मैं आपको एक मेडिकल पर्सपेक्टिव देता हूं कि 2018 में WHO का जो डेटा आया वो दिखा रहा है कि हमारे देश में 2.5 लाख मौत हर साल शराब की वजह से होते हैं। यानी हर महीने 20,000 मौत सिर्फ शराब की वजह से होते हैं। आजकल हम लोग सिर्फ कोविड-19 की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये ग्राफ्स देख रहे हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने मौत हो रहे हैं। अभी 3 महीने में 1500 मौत कोविड-19 से हुए हैं। 3 महीने में 60,000 मौत सिर्फ शराब से हो सकती है, यानी 40 गुना मौत शराब से हो सकती है। दूसरी बात, जब लोग शराब पिएंगे तो आपको लगता है वो घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे? शराब से जो आदमी का जजमेंट होता है, जो विचार होते हैं, वो ठीक नहीं रहते हैं। तीसरी बात, जब ये लाइन में खड़े रहते हैं तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो एक तो अल्कोहल से मौत हो रहा है, दूसरा तो कोविड-19 से मौत हो रहा है, और तीसरा ये दोनों के इंटरएक्शन से, जैसे आप ग्राफ दिखा रही है, वो ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा, तो दोनों साइड से नुकसान होगा। तो मैं एक डॉक्टर तरीके से ये सोच रहा हूं कि क्यों इतनी शोर मच रही है शराब के बारे में, दूध के बारे में कोई इतना शोर नहीं कर रहा है। तो ये एक बीमारी भी है ना, तो जो लोग बीमार होते हैं उनको शराब की बहुत जरूरत होती है, और उनको समझना चाहिए कि हम 2 बीमारी तैयार करेंगे, एक शराब की बीमारी, एक कोविड-19 की बीमारी, और उनके दोनों में जो इंटरएक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा देश के लिए। आशुतोष जी, एक तो कोरोना, ऊपर से शराब। जी, ये क्या दवाई है क्या कोरोना की, शराब? देखिए ये दो तीन चीजें हैं, मैं जरा जल्दी बात कर लूंगा। पहली बात तो ये कि जो सरकारें ये तर्क दे रही हैं कि रेवेन्यू आएगा और रेवेन्यू आने के बाद हम लोगों को तनख्वाहें दे पाएंगे, तो उस लिहाज से तो फिर गुजरात और बिहार की सरकार तो अपने किसी आदमी को तनख्वाह दे ही नहीं पाएंगी। तो एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि अगर हम शराब की दुकान नहीं खोलेंगे तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो हमारे अपने लोगों को, सरकारी लोगों को हम तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे। गुजरात आज भी एक संपन्न राज्य है, और वो पिछले 20 सालों से वहां पे, बल्कि ज्यादा समय से वहां पे शराबबंदी है, और वो कभी ये नहीं रोता कि हमारे पास रेवेन्यू की कमी है। बिहार के अंदर भी हाल में हुआ है, और बिहार की सरकार भी ये नहीं रोना रोती कि उसके पास रेवेन्यू नहीं है और पैसा नहीं, इसलिए वो नहीं। तो ये जो एक मिथ बनाया जा रहा है, ये अपने आप में गलत है। दूसरी बात, जो ये लोग, अभी आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार पे दोष दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वो इशारे में जो है दिल्ली पुलिस को दोष दे रहे हैं, यानी वो केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं। सवाल इस बात का ही है कि कोई दोनों सरकारों में से कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।
मेरा कहना बहुत स्पष्ट तौर पे ये मैं मानता हूं कि पुलिस जो है वो हर जगह जाके वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर सकती, लेकिन अगर दिल्ली सरकार एक चीज खाली तय कर ले कि जो भी शराब की दुकान वाला आदमी जो मालिक है और जो वेंडर है, अगर वो शराब की दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकता तो उसकी दुकान सील ना की जाए, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन के नहीं, 1 घंटे के अंदर वो दुकानदार इस बात को इंश्योर करेगा कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग हो। क्यों नहीं, वहां का जो वेंडर है वो ऐसे लोगों को शराब देता है जो वहां पे लाइन लगा के झगड़े करके वहां पे आ रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो शराब पीने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो करीब 15% के आसपास है पूरी पॉपुलेशन का। उसमें से पुरुष कितने हैं? 27% है। महिलाएं कितनी? 1.5% है। तो जो सड़कों के ऊपर जो हंगामा दारू की दुकान में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें 99% पुरुष हैं, मर्द हैं, और इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्यों वहां पे आपने किसी महिला को शराब लेते हुए देखा है क्या? वहां किसी को नहीं देखा आपने? आज पहाड़गंज में लाइन लगी थी महिलाओं की, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आशुतोष जी, ये नहीं कहा जा सकता कि वो खुद के लिए खड़ी हुई थी या उनको प्रॉक्सी में खड़ा किया गया था, लेकिन ये देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई जा रही हैं, ये महिलाओं की है। ये पहाड़गंज, ये राजधानी की तस्वीर है। मैंने कहा कि 1.5% और ये छोटी मोटी लाइन नहीं है, लंबी लाइन है, लंबी लाइन। पुरुष 27% पीते, तो 1.7% और 27% का कोई मुकाबला ही नहीं। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल एक तबका है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, जो किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको मालूम है कि शराब पीने से उसकी जान जा सकती है, उसको ये भी मालूम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेगा तो भी कोरोना हो सकता है, उसके परिवार को हो सकता है। लेकिन अराजकता कुछ लोगों को पसंद आती है और मुझे लगता है कि ऐसे अराजक लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। सरकारें अगर ये कहती है मैं नहीं कर सकता, मैंने तो कानून बना दिया, तो फिर उनको सरकारों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तो कोई भी आदमी सरकार हो सकता है। आप कागज पे लिखिए और उसका यहाँ तो फुटबॉल का गेम चल रहा है ना आशुतोष जी, एक तो फुटबॉल का गेम चल रहा है। जीवीएल साहब कह रहे हैं कि हमने तो कानून बना दिया, हमने बाध्य नहीं किया था, राज्य सरकार को प्रॉब्लम है तो वो रोक दे। और राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि हम तो नहीं रोक रहे हैं, हमने कुछ दुकानें बंद कर दी हैं, लेकिन हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आज भी दिल्ली की। अभी सीख रहे हैं, अभी 1-2 दिन अंजना जी जरा मुझे मौका दीजिए, राघव मैं जी जवाब दूंगा। अंजना जी, फुटबॉल का खेल से नहीं होगा सर। राघव जी, ये फुटबॉल का गेम नहीं चल रहा है, ये जिंदगी की बात है। 40 दिन लोग घरों में बंद रहे हैं और यही करना था। पहली बात तो खुलते ही पहली बात तो यह है कि मैं एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि हूं, देश की 29 राज्य सरकारों का प्रतिनिधि नहीं हूं। तो मैं अपनी राज्य सरकार के बारे में बता सकता हूं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में क्या नजारे हैं वो आपका चैनल लगातार दिखा रहा है। उनके संदर्भ में आप और प्रवक्ताओं से पूछिएगा। मैं तो एक ही राज्य का, वो ऊपर वाले की कृपा हुई तो हम भी 29 राज्यों में सरकार बनाएंगे आने वाले समय में। फिलहाल मैं दिल्ली के विषय में अगर बात करूं, दिल्ली का, क्योंकि आशुतोष भाई को हमारी बात पर थोड़ा वो लगा, मैं बताना चाहूंगा, वो तो हम सबसे बेहतर इस बात को जानते हैं कि दिल्ली एक विशेष राज्य है। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। तो मिलजुल कर आपस में काम करना पड़ता है। मैं तो किसी राजनीतिक दल का नाम भी नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं कि जब से कोरोना की ये प्रकोप हम सब पर आया है, तब से हम लोग, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उपराज्यपाल हो, दिल्ली पुलिस हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठकर काम करने का एक वक्त है और आपातकाल की परिस्थितियां। और मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब है। ये आपातकाल परिस्थितियां हैं, हम भी रोज एक नई चीज को सीख रहे हैं। यदि आज आपके पास कोई सुझाव है हमारे लिए, हमें दीजिए, हम उसे बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे। सुबह 9 बजे शराब की दुकानें खुली, 12-1 बजे तक जो आपने सीन्स दिखाए, उसके बाद तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं इसका संज्ञान लेता हूं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन नहीं हुआ तो दुकानों पर ताला लगाया जाएगा, दुकानों को बंद किया जाएगा। तो पहाड़गंज की दुकानें क्यों नहीं बंद हुई? ठीक है राघव साथ ही साथ देखिए, आप भी बोलते जाइएगा धारा प्रवाह, वही जो आपने पिछले सवाल के भी जवाब में कहा था, आप लगभग वही दोहरा रहे हैं। मैं आपसे भी वही दोहराकर सवाल पूछ रही हूँ कि फिर पहाड़गंज की दुकानें आज क्यों नहीं बंद की गई, जहाँ की हम तस्वीरें अंजना जी, किलोमीटर से लंबी लाइन लगी है वहां पर। हमारी सहयोगी अनीशा गई, उन्होंने ये तस्वीरें कैद की है। पुलिस वहां पर लाठी दिखाती है, फिर छोड़ देती है। ये कब तक चलता रहेगा? मतलब रोज आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, सुबह 9 बजे दुकानें खोल के, फिर रोज 12 बजे के बाद शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री साहब कहेंगे कि अगर आपने कल तोड़ा तो हम कल सील कर देंगे। मजाक है ना फिर? देखिए ऐसा है, पहली बात तो यह है कि लखनऊ में क्या हुआ और अन्य राज्यों में उसका आप जीवीएल जी से पूछ लीजिएगा। दिल्ली के अंदर तो हमने कई दुकानों पर ताला लगाया। मैंने आपको स्पष्ट बताया, मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है,
मुझे पता होता कि आप मुझसे आंकड़े मांगेगी तो बहस में आने से पहले मैं आंकड़े भी ले लेता सरकार से। लेकिन पूर्वी दिल्ली में तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, कई दुकानों पर ताला लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है, और अगर आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो शायद सारी दुकानें बंद करनी पड़ जाएं, क्योंकि लोगों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, शराब का सेवन जरूरी नहीं है। और ये इसको केवल राजस्व के नजरिए से मत देखिए, राजस्व वाली बात नहीं है इसमें। बात यह है कि धीरे धीरे, मैंने जैसा आपने शुरुआती उसमें कहा था कि ये कोई अंतहीन लॉकडाउन तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे तो सब कुछ खुलना है, बसें भी चलेंगी, मेट्रो भी चलेगा, दुकानें भी खुलेंगी। तो अगर हमें इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ जीवीएल साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि लॉकडाउन में हमेशा अनंत हम लॉकडाउन में नहीं जी सकते, लेकिन कैसे सही तरीका निकले ये आपकी जिम्मेदारी है राघव चड्ढा जी। ये उन सरकारों की जिम्मेदारी है जो बैठकर नहीं कह सकते हैं कि आज तो ऐसा हो गया कल हम बदल देंगे। आपको तय करना होगा पहले प्रक्रिया, फिर दुकानें खोलनी होगी। 4 तारीख से, हाँ, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैं थर्सडे से खोलूंगा। हम अलग अलग राज्यों की तस्वीरें निकाले, बीजेपी शासित राज्यों में भी जीवीएल साहब यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सारा ठिकरा राघव चड्ढा पे फोड़ देंगे। नहीं, मैंने ऐसा कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है अभी तक। 20-25 मिनट में मैंने कोई किसी पार्टी को, सरकार को दोष नहीं दिया है। लेकिन मैं आज आपके ही चैनल पर देख रहा था, आपके ही चैनल पर जो नजारा है दिल्ली में, गाजियाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो चित्र आपके चैनल पर मैंने देखा, यदि आप निकाल सकते हैं तो एक बार दिखा दीजिए। बहुत व्यवस्थित तरीके से लोग अब जो गोला जो बनाए हैं उसी के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं। प्लीज दिखा दीजिए। नहीं, सुन लीजिए, लेकिन ऐसा हर जगह हो रहा है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए। आज तक नहीं, मैं कह रहा हूं आज तक में मैंने गाजियाबाद के चित्र देखा, आपके ही चैनल पर मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। मतलब ये संभव है, मतलब ये सुन लीजिए राघव, उसका फोटो भी सुन लीजिए। मैं आपको तो पार्टीबाजी मत करिए, यहाँ क्या कारण है, इसको दोष दे सकते हैं, यहाँ कारण क्या है? मैं इतना ही कह रहा हूं, यहाँ ज्यादा भीड़ होने की क्या कारण है उस पर भी ध्यान दीजिए। मैं इतना ही कह रहा हूं, मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूं। वहां गाजियाबाद मात्र 20 किलोमीटर दूर है, क्या वहां ज्यादा दुकान खुले हैं या कम लोग हैं? क्या कारण है? ये है। दूसरा, ये मत कहिए कि राजस्व के लिए नहीं है, बिल्कुल ये राजस्व के लिए है। राज्य सरकारों का दबाव केवल और केवल राजस्व के लिए था। जो आशुतोष जी कह रहे हैं बिना राजस्व आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप बिहार की तरह या गुजरात की तरह बिल्कुल कर सकते हैं, पर लेकिन इसके लिए प्लानिंग होना चाहिए अलग से। अचानक से ये 5,000 रुपए, 5,000 करोड़ दिल्ली सरकार को भरपाई कहां से करेगी? देश भर में सभी राज्य सरकारों को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इसमें, इसलिए उन्होंने दबाव बनाया। हम व्यवस्थित तरीके से यदि चला सकते हैं तो चलाएं, नहीं तो ना चलाएं। दबाव वाले सवाल की मैं बात कर रहा हूं। मैं और एक जवाब और एक विषय जोड़ना चाहता हूं। जो चित्र आज हमने ये पुलित्जर प्राइज में भी देखा है, तो जिस प्रकार भारत की कश्मीर को तो कब्जे वाली कश्मीर कहने वाले चित्रकारों को, फोटोग्राफर्स को अवार्ड दिया जाता है, कांग्रेस वाह वाह कहती है। कांग्रेस के मित्र आशुतोष जी क्या कहना चाहेंगे? क्या अंजना जी आपको ये गलत नहीं लगता है? मैं उम्मीद कर रहा था इस पर भी हम बहस करेंगे। मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं जरा एक बड़ा करारा जवाब देना चाहता हूँ इस पे, आप मुझे मौका दे। हाँ, करारा दीजिए, लेकिन बस ये रोक दीजिए जो हो रहा है। नहीं, करारा नहीं, मैं रोक रहा हूँ। बड़ा स्पष्ट देखिए, जीवीएल साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हम तो लाचार हैं, मित्र तो आशुतोष जी भी थे। केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार, हम बेचारी केंद्र सरकार पे दबाव बना रही थी कि शराब की दुकानें खोलनी है, तो हमने अनुमति दे दी कि खोलिए। भाई राज्य सरकारें तो आप पे दबाव बना रही हैं, सुन लीजिए, हाँ, नियमित तरीके से, और आपने अनुमति दे दी क्योंकि आप हमारे दबाव में आ गए। तो भैया राज्य सरकारें तो पिछले 3 महीने से आप पे दबाव बना रही हैं कि दिसंबर और जनवरी का जीएसटी का जो भाग राज्यों को मिलना चाहिए, लगभग 45,000 करोड़ रुपए, वो भी दे दो। वो दबाव आप पे दबाव नहीं बन पाया। 17,000 करोड़ रुपए का राजकोष आपने दिया, दिल्ली को आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, वो दबाव हम आप पे नहीं बना पा रहे हैं। हम कह रहे हैं फिस्कल पैकेज दीजिए, राज्य सरकार उस पर ऐसा दबाव हर प्रदेश सरकार लगाती है। तो ये अपने हिसाब से दबाव नहीं चलेगा। जो दबाव पूरे हर प्रदेश सरकार आसमान मांग सकती है, अच्छा लगे सरकार उस दबाव के अंडर नियमित तरीके से क्यों नहीं दे सकती है ना। आपने जीएसटी नहीं, आप नहीं, ये इसमें हम नहीं दे रहे हैं आपको। दी गई, नहीं, हमको अनुमति नहीं।
और आपकी हम लिकर सेल्स में अनुमति के अलावा कोई राजस्व नहीं दे रहे हैं। लखनऊ के जो दृश्य है वो नजर नहीं आते हैं, आपके कर्नाटक के जो दृश्य है वो नहीं नजर आते हैं, यहाँ पर दुकान खोलने से पहले नारियल भैया मैं आज तक पे जो गजियाबाद का जो कृपया कर राजनीति मैंने उसी का, और अगर दबाव है तो मैं आज आप पे दबाव बनाता हूँ, जीएसटी का पैसा दो हमें, मैं आप पे दबाव बनाता हूं कि राहत कोष से हमें राहत कोष की राशि दी जाए जो देश के 28 राज्यों को दी गई, केवल एक मांगने में कोई रोक नहीं है, मांगने में कोई रोक नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार कानून के आधार पर, नियम के आधार पर, रिकमेंडेड फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर देती है। अच्छा लगे उसके जवाब में आ जाओ। अंजना जी आप बंद करो ना, हमारे उन आप दुकान बंद करिए ना, हम तो आप पे और भी दबाव दिल्ली में दुकान बंद करिए ना, आप हमारे दबाव तले दब जाओ। फिर जीएसटी का पैसा तो दिया नहीं, हो सकता है आपने जीएसटी का पैसा दिया होता तो आज शराब खोलने की दुकान की नौबत ना पड़ती। पैसा राज्य सरकारों को एक नया पैसा उनके खाते में जाना है दे दिया, और पहले 6 महीने के डिजास्टर रिस्पांस फंड को भी अभी नहीं, जो आपका नहीं बनता है वो नहीं दिखा जाएगा, को नहीं मिली, जो नहीं बन सकता है, जो आपका नहीं बनता है वो नहीं दिया जाएगा। अंजना जी आपको एडवांस में डिजास्टर रिस्पांस फंड दिया गया। और दिसंबर का जीएसटी का हिस्सा जो राज्य सरकारों को होता है वो फरवरी के पहले हफ्ते में आता है, आज हम मई के पहले हफ्ते में है, लेकिन अभी तक इन्होंने पैसा नहीं दिया। अगर इतना दबाव चलिए राजस्व की लड़ाई बन गई है, राजस्व की लड़ाई बन गई है, सरकार दिल्ली सरकार नहीं झेल सकती है। लेकिन राघव चड्डा जी, जो आशुतोष जी आपके पुराने मित्र पूछ रहे थे उसका भी तो जवाब देते। बिहार, गुजरात, चलिए पुरानी दोस्ती पर एक मुस्कुरान तो आपके चेहरे पे आ गई, लेकिन ये बताइए कि बिहार, गुजरात तो बिना इस राजस्व के काम चला रहे हैं ना? नहीं, आशुतोष जी मेरे मित्र ही नहीं, मेरे बड़े भाई भी हैं और हमारा आपस में बहुत स्नेह है, आज भी बहुत स्नेह है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। देखिए मैं तो इस पूरी बहस को राजस्व से जोड़ के देख ही नहीं रहा। वो तो जीवीएल साहब ने हम पे राजस्व का एक कलंक लगाने की कोशिश करी, हम पर आरोप लगाया, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं तो शुरू से ही एक ही बात कह रहा हूं कि लॉकडाउन खोलना तो पड़ेगा ही। आज अगर किताब की दुकान के बाहर भी भीड़ लगती है तो उसमें भी ताला लगाना पड़ेगा, राशन की दुकान पे लगती है तो वहां पर भी नियंत्रण पाना पड़ेगा। तो हम तो इसी विचारधारा के हैं कि सोशल सारी गलती केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की है। राघव चड्डा जी, सारी गलती केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की है। बहुत गिले शिकवे होंगे उनको भी हमसे और हमको भी उनसे, लेकिन ये वक्त गिले आप ही की बात को कोट कर रहे हो सर, क्योंकि इतना लंबा बोल के फायदा नहीं है ना। अगर नाक पकड़नी है सीधी पकड़िए, कोरोना की महामारी का वक्त है, यहाँ पर इधर से उधर से हाथ पहुंचा के क्या फायदा है। सारी गलती केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की है, ठीक है। देखिए हर व्यक्ति की गलती है, जो प्रशासन में जिस भी सरकार का है, सबको मिलजुल कर, जैसा कि मैंने कहा, मिलजुल कर उपराज्यपाल से लेकर दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार। और यदि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता अंजना जी, तो आप ही के चैनल पर जो आप दिखा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्यों कहते हैं कि दुकानों को बंद कर देंगे हम? फिर ऐसे क्यों डांट फटकार लगाते हैं उन लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं? हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास। ठीक है सर, एक कमेंट मुझे सबसे लेने दीजिए। विक्रम सिंह साहब से शुरू करते। विक्रम सिंह साहब, गलती किसकी आप समझ गए? बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है अंजना जी, किसी भी शराब की दुकान के बाहर इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में। पहले आप चयन कर लीजिए कि आपको राजस्व चाहिए या जनता की सुरक्षा, ये दोनों के बीच का समन्वय और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसमें एक ऑनलाइन सेल, इसमें संशोधन करके आबकारी अधिनियम में यह संभव है। प्राइवेट सिक्योरिटी के माध्यम से सेल हो रहा है, होमगार्ड के माध्यम से सेल हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है। ऑनलाइन सेल शुरू कर देना चाहिए आशुतोष जी और डॉक्टर पारिक। आशुतोष जी नहीं, मुझे देखिए, मैं एंटी लीकर वैसे भी नहीं हूं। मेरा सिर्फ एक है कि कुछ भी करिए लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको प्रो लिकर 3 कैटेगरी है, किधर है आप? नहीं, मैं हिपोक्रेट आदमी नहीं हूं। मैं शराब पीता हूं और इसलिए मैं शराब के विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके से शराब की जिस तरीके से लाइन लग रही है ये गलत है और इसको सरकारों को भी रोकना चाहिए और जो लोग डीलर्स हैं उनको भी रोकना चाहिए, और जो लोग इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर पारिक, आप इत्तेफाक रखते हैं आशुतोष जी की बात से? क्योंकि ये हिपोक्रेसी तो वाकई बंद होनी चाहिए। ये इतने सारे लोग जो निकल रहे हैं सड़क पर, ये सब भारतीय ही हैं और मुमकिन है कि अलग से इनसे बात कीजिए तो उनकी बात कुछ और ही होगी। तो हिपोक्रेसी को तो वाकई सबको छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर पारिक, ऑनलाइन सेल शुरू हो शराब की? जी अंजना जी,
हाँ हो सकती है, लेकिन अंजना जी मैं प्रो जिंदगी और एंटी डिजीज हूँ एक डॉक्टर तरीके से। और हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, ये सब सिम्टम्स की चर्चा हो रही है। जो मूल्य कारण है उसके बारे में हम लोग ने ज्यादा चर्चा नहीं की है, थोड़ी तो की थी। और ये है कि हमारा कारण क्या है, इकोनॉमिक्स। अभी मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन इतना मैं समझ सकता हूँ कि जितना भी पैसा आपको रेवेन्यू से आएगा शराब बेचकर, उससे कई गुना ज्यादा आपका खर्चा होने वाला है लोगों के ट्रीटमेंट पर, हॉस्पिटल्स पर, दवाई पर। तो ये मैं बैलेंस तो नहीं समझ पाता हूँ। और दूसरा मैं क्या देख रहा हूँ अंजना जी, जब शराब की बात ही होती है तो कितना शोर होता है, लोग जोर जोर से बात करते हैं। जब शराब पिएंगे तो और क्या हो सकता है? तो हाँ, बहुत सारे उपाय है, ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको करना चाहिए। ठीक है। जीवीएल साहब जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है, फिर मैं गिरी साहब के पास जाऊंगी। जीवीएल साहब। नहीं अंजना जी, जो विक्रम सिंह साहब ने जो कहा, मैं मानता हूं ये बहुत अच्छा उनके तरफ से सुझाव था, कमेंट था कि पुलिस पर इस प्रकार का दबाव लगाना, ये आज के समय जब वो ऑलरेडी पूरी तरह ब्रेक पॉइंट पर है, एक तरह से देखा जाए तो ये कौन करेगा सर? अनरीजनेबल होगा। तो इससे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक सुझाव दे रहा हूं, तो राघव की पार्टी एग्जामिन कर सकती है उसमें, क्योंकि आज दिल्ली में 70% एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया उस पे, कोरोना टैक्स, उस पे इनकम आएगी, उससे थोड़ा बहुत ये सिक्योरिटी लगाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को लगाया जाए। मैं मानता हूं एक आध पुलिस रह सकती है, बट लेकिन सारा पुलिस उसका कंट्रोल करे ये मुश्किल होगा। इससे कहीं और हमारी नजर जो है, सुपरविजन जो है वो ढीला पड़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इसमें इन्वॉल्व करें और इसको नियमित रूप से करें, सरकार लगातार इसका अमल करे तभी। और प्रोहिबिशन की बात ये अलग विषय है, हम किसी और समय चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर। हर फिक्र को नशे में उड़ाता चला गया। हल्ला बोल में आप बहस देख रहे थे। लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन भी लगातार जबरदस्त भीड़ शराब की दुकानों के बाहर। सवाल यही है कि अगर नजर राजस्व पर है तो कहीं नजर इस कोरोना जैसी भयानक महामारी से हट तो नहीं रही। देखते रहिए आज तक।